हेलो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक में अब पढ़ते हैं रिएक्शन विद हेलोजेंस। हेलोजेंस के साथ रिएक्शन ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स दे रहे हैं, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17। तो सबसे पहले तो देखिए ये कैसे हैलाइड्स बनाएंगे। तो देखिए जरा, अगर हम देखें तो ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। जेनॉन के केस में मतलब नोबल गैस में 18 में ओनली जेनॉन है जो XCF2, XCF4, XCF6 सब बनाता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ग्रुप 13 की क्या वैलेंसीज होती हैं। तो मैं बोलूंगा जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज्यादा और उसकी लर्निंग भी हमें चाहिए। जैसे ग्रुप 13 के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये +3+1 शो कर सकता है। ग्रुप 14 +4+2, ग्रुप 15 +3 +5, ग्रुप 16 कैन शो +4 एंड +6, ग्रुप 17 +5 एंड +7। बट हमें पता है कि ग्रुप 17 हेलोजेंस, क्लोरीन को छोड़ दें तो क्लोरीन से आयोडीन तक सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5, +7 शो करते हैं। तो बस हमें यहाँ पे यही याद रखना है कि ग्रुप 13 का जो एलिमेंट होगा अगर वो हेलोजन से कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा, इट फॉर्म EX3। ऑब्वियसली एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पे E का मतलब है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एंड X का मतलब है ऑल हेलोजेंस, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नाउ ग्रुप 14 का अगर एलिमेंट हेलोजन से कंबाइन होता है तो ये क्या बनाता है, इट फॉर्म, एक तो ये डाईहैलाइड्स बना सकता है और दूसरा ये टेट्राहैलाइड्स बना सकता है। तो यू कैन से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो मतलब कार्बन CCl4 एग्जिस्ट करता है, बट अगर जर्मेनियम टिन की बात करें ये SnCl2 बनाता है, PbCl2, PbI2। तो डाईहैलाइड्स एज वेल एज ट्राईहैलाइड, टेट्राहैलाइड्स दोनों बनते हैं। अब आते हैं 15th ग्रुप पे। अगेन 15th ग्रुप के एलिमेंट भी जब हेलोजन से कंबाइन करते हैं तो ये ट्राईहैलाइड्स एंड पेंटाहैलाइड्स बनाते हैं, PCl3 एंड PCl5। और ऑब्वियसली वी नो दैट NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे हमें पता है कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज। नाउ ग्रुप 16 में अगर एलिमेंट कंबाइन होता है हेलोजन से तो ऑब्वियसली वो बनाएगा EX एंड EX2। तो यू कैन से SCl2 या SCl, SECl या OCl2 इस तरीके से बनेगा। इस पे डिस्कस करेंगे कि कौन किसके मोनोहैलाइड्स डाइमर बनाते हैं और कौन डाईहैलाइड्स बनाते हैं। नाउ ग्रुप 17 के एलिमेंट अगर हेलोजन से कंबाइन होते हैं, इफ दीज एलिमेंट्स कंबाइन विद हेलोजन तो ये क्या बनाते हैं, दीज फॉर्म। तो यू कैन से क्लोरीन अगर हेलोजन से ही कंबाइन होगा तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाएगा। तो मेरे को लगता है कि ऐसे लिख देना चाहिए इसको, वी कैन राइट इट एज XX डैश, जहां पे हेलोजन हेलोजन से कंबाइन कर रहा है, या हम इसे रिएक्शन को ही ऐसे लिख दें X + X डैश। तो ये बहुत ज्यादा क्लियर है यहाँ पे कि X डैश कोई दूसरा हेलोजन है, X कोई अलग है। तो अगर X फ्लोरीन है तो उसे छोड़कर, X क्लोरीन है तो उसे छोड़कर X डैश। और ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म XX डैश, मतलब दो हेलोजन जुड़ सकता है ICl, फिर बन सकता है X डैश 3 मतलब BrF3, फिर X डैश 5 मतलब ICl5 या IF5, then IF7, X डैश 7। तो दीज आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स दैट आर पॉसिबल। तो ये एक पॉसिबिलिटी ऐसे ब्रेन में रखना है, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उनको भूलते नहीं जाना है। जैसे कि किसी का भी अगर एनॉमलस बिहेवियर है तो मेन जो रिएक्टिविटी में भी ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है या इंपैक्ट कर रहा है, एक तो उसका बिहेवियर डिपेंड कर रहा है इनर्ट पे, इफेक्ट पे, दूसरा डिपेंड करेगा उसके साइज पे। तो इन दोनों की बेसिस पे या मेटालिक या नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे आप हेलोजेंस की प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं और ग्रुप वाइज डिस्कशन करते हैं और जो जो इंफॉर्मेशन पता है उसको लिखते हैं। तो ऑब्वियसली लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 13। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो यहाँ पे हम आपसे बोलेंगे कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो हेलोजन से रिएक्ट करके, ठीक है, मेनली क्या बनाते हैं, ट्राईहैलाइड्स। तो इट फॉर्म ट्राईहैलाइड्स। तो यू कैन से ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 फॉर्म ट्राईहैलाइड्स। ऑब्वियसली एक्सेप्शन याद होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि हेलियम ट्राई आयोडाइड डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
तो यहां से आपको एक बात समझ आई, एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम कैन रिएक्ट विद हेलोजन टू फॉर्म ट्राईहेलाइड्स। बस अब एक्सेप्शन है, थैलियम आयोडीन से रिएक्ट नहीं कर रहा, बट क्लोरीन से रिएक्ट करके थैलियम ट्राइक्लोराइड बना सकता है। एंड ऑब्वियसली ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, थैलियम वाले केस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, मींस TlCl इज मोर स्टेबल देन TlCl3। थैलियम से ज्यादा, थैलियम क्लोराइड ज्यादा स्टेबल होगा थैलियम ट्राइक्लोराइड से। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को भूलना नहीं है कि बोरोन +3 भी शो करेगा, सॉरी ग्रुप 13 एलिमेंट, और एज वेल एज +1 भी शो करेगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे, डी और एफ शेल के इलेक्ट्रॉन्स आने से शील्डिंग पुअर होगी, तो जो आउटर मोस्ट शेल का, एस शेल का इलेक्ट्रॉन है, उसको स्ट्रांगली पुल करके रखेगा और जाने नहीं देगा रिएक्शन में। और अगर एस शेल का इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में ना जाए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP1, तो डेफिनेटली ये क्या शो करेगा, +1 मोर स्टेबल। तो ये बात भी हमें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें पता है कि बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस इसमें है नहीं, तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है। तो इट्स टाइम टू स्टडी सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस। कुछ एनसीईआरटी एक इंटेक्स क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाए। तो उस डिस्कशन को हम क्वेश्चन की फॉर्म में रखते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप AlCl3 को आप मॉइस्ट एयर में रख देते हैं तो इट गिव्स वाइट फ्यूम्स। ये क्या देता है, वाइट फ्यूम्स देता है। वाई, तो AlCl3 को अगर हम एयर में रख देते हैं तो व्हाइट फ्यूम्स क्यों रखता है, क्या रीजन है इसका? तो यू कैन से बिकॉज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ, तो इसके पीछे की केमिस्ट्री भी समझी जाएगी, केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है। तो आप कह सकते हो इसके पीछे केमिकल रिएक्शन है, AlCl3 रिएक्ट विद HCl, ओ सॉरी वाटर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, AlOH होल थ्राइस। अब जो बात ध्यान देनी है वो सुनो, HCl, देखिए HCl गैस वाटर के साथ व्हाइट फ्यूम्स देते हैं। तो आप बोलोगे, आपको जो बात यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है, मॉइस्ट HCl हैज व्हाइट फ्यूम्स, ठीक है, या व्हाइट कलर्स, ठीक है। तो यू कैन से यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है बात आपको, तो यू हैव टू लर्न कि मॉइस्ट HCl गैस, जो मॉइस्ट HCl गैस रिलीज होगी मॉइस्चर के साथ जब एयर में रिलीज होती है तो वो कैसा दिखता है, व्हाइट फ्यूम्स की तरह, शोज व्हाइट फ्यूम्स। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, ये चीज हमें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 13। अब चलते हैं 14। तो ग्रुप 14 के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो लेट स्टार्ट। तो देखो जरा ग्रुप 14 के साथ क्या होता है। तो ग्रुप 14 में भी अगेन जब मैं लिख रहा हूं E, तो E मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट, यानी कि ग्रुप 14 के एलिमेंट कौन है, कार्बन, सिलिकॉन। तो E का मतलब क्या हुआ, E means it can be carbon, it can be silicon, it can be germanium, it can be tin, it can be lead। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सारे एलिमेंट है। और इसको जब हम हेलोजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो X मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, कभी भी अगर हम कोई एक्सेप्शन नहीं लिख रहे हैं तो आपको ऐसा ही सोचना है, ओके। अब जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, इट फॉर्म, तो जनरलाइज कर रहे हैं, EX2 एंड EX4, मतलब डाई हैलाइड एंड टेट्राहैलाइड, ठीक है। मतलब तो अब एक आधा अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो अलग बात है, जैसे CCl2 एग्जिस्ट नहीं करता, कार्बन इवन, हाँ ये बात आप याद ही रखिए, आपको ये स्टेटमेंट भी याद रखनी है कि कार्बन डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन डायरेक्टली, कार्बन क्लोरीन से रिएक्ट करके CCl4 नहीं बनाता, नो डायरेक्ट रिएक्शन, ये बात आपको समझनी है, ओके। तो अब आप ये भी बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव में इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, विच ग्रुप 14 एलिमेंट डू नॉट कंबाइन विद हेलोजन डायरेक्टली, तो यू कैन से कार्बन। देन उसके बाद बाकी एलिमेंट डायरेक्टली कंबाइन होके टेट्राहैलाइड्स या डाईहैलाइड्स बनाते हैं।
फिर उसके बाद हम आपसे बोलेंगे कि अब आपको क्या करना है, कुछ कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में लाना है। जैसे आपके दिमाग में आया कि जनरली जो पहला एलिमेंट होता है उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। जैसे ये बात आपको समझ आई कि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तुरंत आपने क्या दिमाग लाया, आपने सोचा कि अब ऐसा एक यहाँ पे एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं कि जो CCl4 है उस पे अगर हम वाटर डाल दें तो कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन अगर हम SiCl4 पे वाटर डाल दें तो वो रिएक्ट हो जाता है। वाई, ऐसा क्यों है? ये एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट आगे भी अभी यूज होगा। लाइक NCl5 एग्जिस्ट, NCl3 exist but NCl5 does not due to absence of d orbital. CCl4 do not hydrolyze but SiCl4 hydrolyze. क्या रीजन है? ड्यू टू absence of d orbital in carbon. तो ऑब्वियसली आपको इसका रीजन भी पता होना चाहिए कि क्या रीजन है। ड्यू टू एब्सेंस, ऑब्जेक्टिव में आंसर ध्यान रखना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbital, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbital इन कार्बन एटम। कार्बन एटम में d ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। और SiCl4 अगर इसे थोड़ा और समझना चाहते हो तो सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो आप बोलोगे SiCl4। और यहां पे एक और बात आपको समझाना चाहूंगा, जैसे CCl4, SiCl4, NeEx4, मतलब जनरलाइज कर देते हैं चीजों को, ठीक है। लेट्स जनरलाइज इट। अगर आपके पास कोई भी EX4 ग्रुप 14 का टेट्रा हैलाइड है तो आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में निकालिए, वो आएगी sp3 हाइब्रिड। क्या आएगा? sp3। और उसकी शेप क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। और ऑब्वियसली उसके बीच का एंगल भी हमेशा फिक्स होगा 109 डिग्री 28 मिनट। एंगल इज ऑल्सो फिक्स, तो ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो ऐसा करते हैं, यहां लिख देते हैं। तो एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। नाउ ये थोड़ा सा यू कैन से ऑर्गेनिक जैसा मैकेनिज्म है कि SiCl4 और ये वाटर है, वाटर इज अ लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं? विच हैज लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो ये सिलिकॉन की वैकेंट d ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिए तुरंत क्या हुआ देखो जरा, तुरंत यू कैन से SiCl, Cl, Cl, Cl और यहां आ गया OH2+, इस पे आया पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए थे सिलिकॉन को, तो इस पे आ गया नेगेटिव। अब अगले स्टेप में देखो क्या होगा। अगले स्टेप में मैं कहता हूं ये इसको ऐसे लिख दिया जाए, OH2 को ऐसे लिख दिया जाता है। तो देखो अब क्या हुआ, बड़े ध्यान से देखना। क्लोरीन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और इधर हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके चला गया, तो क्या निकला? HCl। और जब HCl निकला तो बचा क्या? SiOH, Cl, Cl, Cl। ऐसे ही सेम मैकेनिज्म 3 बार होगा, समझो। दोबारा से इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, फिर ये बनेगा, फिर HCl जाएगा, फिर तीसरी बार फिर अटैक करेगा, फिर HCl जाएगा, चौथी बार अटैक करेगा, फिर HCl जाएगा। समझ रहे हो? तो 4 बार ये रिएक्शन होगी, 2, ठीक है। यू कैन से हाउ मेनी टाइम्स? इट विल अकर 4 टाइम्स। 4 टाइम्स रिएक्शन होके इट विल गिव यू सिलिसिक एसिड, SiOH, OH, OH एंड OH। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये समझना है बिल्कुल कि SiCl4 वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? इट इज फॉर्मिंग सिलिसिक एसिड। क्या बनाएगा ये? सिलिसिक एसिड बनाएगा। तो एक ये बात याद रखते हैं। उसके बाद मैं बोलूंगा, ये तो था कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब एक कॉन्सेप्ट आएगा, यू कैन से इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो उसके बेसिस पे देखो क्या पूछते क्या इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट, PbI2 इज मोर स्टेबल। तो देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन नीट में भी आया है, मेंस में भी आया, IIT एडवांस में भी आया। तो PbI2 इज मोर स्टेबल देन PbI4। जो PbI2 है वो PbI4 से
ज्यादा स्टेबल है। कैन यू राइट आंसर? आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों है? ठीक है, स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। कैन यू राइट कि ऐसा क्यों है? तो यस, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आपको पता है बिकॉज Pb2 इज मोर स्टेबल देन Pb4। तो आई गेस मेरे को लगता है कि आप आंसर लिख चुके हो उसका, क्योंकि Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल है। क्या रीजन है? ड्यू टू, बोलो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट? बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है ये। क्या कहता है ये कहता है PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट स्टेबल, डज नॉट एग्जिस्ट और अनस्टेबल भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब अगर PbI4 को रख देंगे बना के किसी तरीके से तो वो खुद भी डिकम्पोज हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, यहां पर आप कह सकते हो PbI4 उसको आपने हीट किया और वो आपको क्या दे रहा है? PbI2 विद द रिलीज ऑफ आयोडीन गैस। तो ये रिएक्शन हुई और आई गेस आपको समझ आ गया। प्लस दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स। कैसी रिएक्शन है ये? रेडॉक्स है। देखो जरा क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे समझना। Pb लेड जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चला गया? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए किसने? इसमें 2 आयोडीन थे जो कि आयोडीन गैस की फॉर्म में चले गए विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो और Pb4 PbI2 में तो चला गया। तो 4 I माइनस में से 2 I माइनस तो आयोडीन गैस बना रहे हैं और बाकी सब क्या बना रहा है? PbI2। तो ये एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं बोलूंगा 5 स्टार है, 5 स्टार पॉइंट है, खा जाना इसे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें याद रखनी है। आफ्टर दैट फिर उसके बाद मैं बोलूंगा अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन लर्न करनी है कि जैसे डाउन जाते हैं जर्मेनियम, टिन, लेड, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि +2 स्टेबल है एंड यू कैन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फजान रूल के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना, फजान रूल के अकॉर्डिंग लार्जर एनायन से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है और स्मॉलर एनायन से आयनिक। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि आपको याद रखना है कि जो फ्लोराइड्स है वो आयनिक है। ऑब्वियसली कौन से फ्लोराइड्स आयनिक हैं? तो यू कैन से कार्बन, ऑब्वियसली हमें पता है CCl4 इज कोवेलेंट, SiCl4 इज कोवेलेंट। तो स्टार्टिंग कहां से हुई? जर्मेनियम से। तो हमने क्या बोला कि GeF4, ठीक है, GeF4, SnF4 एंड PbF4 आर आयनिक। ये क्या है हमारे? दीज कंपाउंड्स आर आयनिक, ये कंपाउंड्स हमारे आयनिक होते हैं। फिर अगेन फिर हम बोलेंगे एक और चीज, जर्मेनियम 4 एंड टिन 4। जर्मेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और टिन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन यू कैन से जर्मेनियम 2 एंड Sn2। आई गेस समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ लिया है फिजिकल ट्रेंड में भी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह, लेड में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 ज्यादा स्टेबल है, बट टिन और जर्मेनियम में 4 ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, रिड्यूसिंग बिहेवियर, ये सारी चीजें हमारे लिए इजी हैं और हम इजीली इसको लिख सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मैं कहूंगा कि आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, ऑब्वियसली ऑक्साइड्स तो है नहीं, केमिकल रिएक्शन हो गई है, हाइड्रोलिसिस, यस। तो यहां पर हमने हेलोजन की रिएक्शन विद ग्रुप 14 एलिमेंट स्टडी की। नाउ अब आते हैं विद ग्रुप 15 एलिमेंट। तो ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ मैं आपको बोलूंगा, आपको पता है NCl3 मतलब PCl3 एंड PCl5। तो ये बात समझ आती है कि एलिमेंट जब रिएक्ट कर रहा है हेलोजन से तो वो बना रहा है EX3 एंड EX5। तुरंत यहां पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन की फॉर्म में वो कैसे आएगा? तो ऑब्वियसली स्टार है और वेरी कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता है। क्या? NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट।
NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ क्वेश्चन, व्हाई NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट? NCl5 क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? तो रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव में रीजन है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ऑब्वियसली क्या कहते हैं, अगर आप इसको और ज्यादा इलेबोरेट करोगे तो वीबीटी, केमिकल बॉन्डिंग में आपने वीबीटी समझा, उसके अकॉर्डिंग कि डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता, और ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं होगा तो नाइट्रोजन 5 कोवेलेंसी नहीं शो करेगा। मतलब यहां पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन का डिस्कशन बनता है क्या? तो एनसीईआरटी क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है? एनसीईआरटी क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन शोज, जो नाइट्रोजन है, तो मैं तो बोलता हूं कि इस स्टेटमेंट, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, उसको एज अ स्टेटमेंट भी याद करिए। नाइट्रोजन शोज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट नॉट 5 कोवेलेंसी, लेकिन कोवेलेंसी 5 नहीं शो करता। तो ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, वो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बैक एक्सरसाइज का। तो मैं बोलूंगा ये याद रखो, एज वेल एज ये भी याद रखो कि व्हाट इज कोवेलेंसी एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोवेलेंसी है कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट है चार्ज ऑन एटम। तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इसके लिए रीजन क्या है? तो मैं बोलूंगा रीजन इज अगेन सेम, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद और क्या यहाँ पे क्वेश्चन बनता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी एनसीईआरटी का ही है। तो मैं बोलूंगा कि पहले तो हम लिख देते हैं एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है PCl5 इज मोर कोवेलेंट देन PCl3। जो PCl5 है वो ज्यादा कोवेलेंट है किससे? देन PCl3। PCl5 is more covalent than PCl3. Okay. Why can you say? तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्टिव में इसके दो रीजन होंगे, एक केमिकल बॉन्डिंग फजान रूल और एक डेटा बेस्ड। ठीक है, तो दोनों रीजन लिखते हैं बिकॉज ऑप्शन में कोई भी रीजन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। चलो बोर्ड एग्जाम होता तो खुद लिखना था, कोई परेशानी नहीं थी, बट आपको वो दोनों रीजन पता होने चाहिए। फर्स्ट, पहला रीजन तो काफी स्टूडेंट्स को पता है कि PCl5 और PCl3 में फॉस्फोरस +5 हैज मोर पोलराइजेशन, फजान रूल के अकॉर्डिंग। अब पोलराइजेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? एज अ रिजल्ट मोर कोवेलेंट कैरेक्टर एंड मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग, अब आते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट हमें क्या कहते हैं कि सर और क्या रीजंस हो सकते हैं? यू कैन से जब PCl5 अगर आयनिक होगा तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। मानते हो या नहीं मानते? PCl5 में अगर फॉस्फोरस +5 होता और आयनिक होता, यानी 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होता, तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने होते। 5 इलेक्ट्रॉन मींस यू कैन से सम ऑफ, तो जो 5 आयनाइजेशन एनर्जी का सम है, तो यू कैन से सम ऑफ फर्स्ट 5 आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 then 4 then 5 is greater than या is very high. Obviously sum of 3 ionization energy के comparison में sum of 5 ionization energy is very high, that's why it is more covalent। यानी कि उसको लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वो शेयर कर लेता है। ठीक है, तो ये भी एक एनसीईआरटी डिस्कशन किया। आफ्टर दैट, नाइट्रोजन के सारे हैलाइड्स अनस्टेबल होते हैं और यू कैन से दे एक्सप्लोड। क्या करते हैं? वो एक्सप्लोड करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बोलता हूं कि चलो एक और बात लिख लेते हैं, तो एक्सेप्शन लिख लेते हैं, एक्सेप्ट NF3 ऑल NX3। अब जैसे ही मैंने NX3 लिख दिया तो समझ जाना X इज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन एक्सेप्शन है, और जिस आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल इसको थोड़ा सा इधर कर लिया जाए। ओके, नाउ अब हम उसके बाद क्या लिखेंगे? अनस्टेबल है, एंड वी नो दैट इवन NCl3 इज एक्सप्लोसिव। NCl3 क्या है? एक्सप्लोसिव है। ओके, तो यहां पर हमने
ये भी डिस्कशन कर लिया है कि नाइट्रोजन के सिर्फ कौन से हेलाइड्स NCl3 is explosive, NF3 is stable and all are unstable.